हम बात करेंगे आज डीबीएमएस एंड आरडीबीएस के बारे में। ठीक है, जब आप एमआईएस से काम करेंगे तो आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, और डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी तो डेटाबेस के बारे में जानना, उसको यूज करना, उससे डेटा इंपोर्ट करना आना चाहिए। हालांकि आपकी की टेक्निकल कोर्स नहीं है, फिर भी अगर आप ऑफिस में वर्क करेंगे तो टेक्निकल चीजें आनी ही चाहिए। ठीक है, और हर एग्जाम के अंदर में आपको डीबीएमएस और आरडीबीएस के बारे में पूछा भी गया है, इसलिए जानना जरूरी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीबीएमएस। इसको बोला जाता है डेटा, चुप रहो, फिर शोर मचा रहे हो। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसमें होता क्या है, एक आपका होता है डेटाबेस। ठीक है, एक क्या होता है आपका डेटाबेस होता है। डेटाबेस को मैनेज करने वाला वो कहलाता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि यूजर्स के अंदर और एप्लीकेशंस। आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और ऑनलाइन गेम के जो डेटा होता है वो कहाँ सेव होता है, किसी न किसी सर्वर पे होता है। तो सर्वर दो तरह के होते हैं, एक क्लाउड बेस्ड होता है, एक लोकल होस्ट होता है। क्लाउड बेस्ड का मतलब हुआ कि जो सर्वर किसी न किसी डेटा सेंटर क्लाउड पे डला है। लोकल होस्ट का मतलब ये हुआ कि वो आपके ऑफिस में है और आपके पीसी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है लैन के जरिए। लैन क्या होता है, लैन को बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, database system is a collection of programs that enable user to store, retrieve, update, manage data in a structured way। डेटा स्टोर करता है लेकिन स्ट्रक्चर वे। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर में आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले डेटा एक स्प्रेडशीट फॉर्मेट में होगा, पहला स्ट्रक्चर ये हुआ। हाँ, शोर मत करो भाई, बातचीत करना है तो बाहर निकाले, कॉमन रूम में जाइए, बात कीजिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में हुआ, जैसे यहाँ पे आईडी हो गया, तो इसके अंदर आईडी ही होगा। इस कॉलम में आईडी के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि एक तो स्प्रेडशीट फॉर्मेट में हुआ, तो दूसरा अगर इसमें नेम डाला है तो नेम ही होगा, यहाँ डेट डाला है तो इस कॉलम में डेट ही होगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, तो स्ट्रक्चर वे इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड यूजर। ठीक है, अगर आप जो मोबाइल के ऊपर जो आप ईमेल्स वगैरह करते हैं, या सिस्टम पे जाके जीमेल खोलते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सब डेटा स्टोर होता है एक डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किसको डेटा देना है, किससे डेटा लेना है, किस तरीके से लेना है, तो पूरा का पूरा मैनेज करता है। आप लोग भी शुरू हो गए, इसको नोट कर लो, रिकॉर्डिंग में भी आज नहीं होगा। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर रात में क्रैश हो गया था, तो नोट कर लो या फिर पिक्चर ले लो।
और ध्यान रखना, डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस कोई ऐसा एग्जाम नहीं है 2019 से जिस दिन पूछा नहीं गया है। समझ गए? और हर एक ऑफिस की सबसे बड़ा एसेट होता है उसका डेटा। याद रखिएगा, विदाउट डेटा ना मैनेजमेंट होगी, ना इंफॉर्मेशन होगा, ना कोई सिस्टम। तो डेटा समझिए तो आपकी एमआईएस की जड़ है। ठीक है, एमआईएस का जड़ है। हाँ, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड यूजर दोनों के साथ सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आपको नोट नहीं करना है? हाँ? डेटाबेस क्या है समझ में आ गया सभी को? मैं दोबारा बता देता हूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन। मैंने पहले बताया था कि अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो फर्स्ट टाइम इसका फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। जैसे यहां देखिए, यहाँ पे हमने डीबीएस नहीं लिखा हुआ है, हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, उसमें डीबीएस डाला हुआ। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस के अंदर में हम अब इसका फुल फॉर्म नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन जब भी कोई आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, अगर शॉर्ट फॉर्म पूछा गया है तो उसकी लॉन्ग फॉर्म जरूर लिखिए, कम से कम एक बार। उसके बाद उसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म? हाँ, कहाँ पे? एपीआई वो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है कि कोई एप्लीकेशन, कोई यूजर कनेक्ट होगा तो कोई ना कोई मीडियम होगा ना कनेक्ट करने का, उसको एपीआई कहा। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। कोई एप्लीकेशन, ऐसा सिस्टम जो किसी और बिटवीन टू एप्लीकेशन इंटीग्रेट हो सके। जैसे कि व्हाट्सएप को हम जो सिस्टम पे खोलते हैं ना, वो एपीआई के थ्रू खुलता है। मोबाइल ऐप सिस्टम पे खुल रहा है, इंटीग्रेशन के थ्रू खुल रहा है। या फिर एसक्यूएल सर्वर का डेटा आप एक्सेल पे लेके आ रहे हो, पावर बीआई पे लेके आ रहे हो, उससे एपीआई के थ्रू आता है। और डायग्राम बनाना मत भूलना। डेटाबेस की जब कोई भी आंसर लिखे, चाहे आरडीबीएस हो चाहे डीबीएस हो, डायग्राम बनाना जरूरी है। विदाउट डायग्राम कोई आंसर मत लिखिएगा। हो गया, आगे बढ़ू? बाहर निकाल देंगे जो सो सवा करेगा सो। हो गया सबका? आगे बढ़े। तो हम बात करते हैं कैटेगराइज ऑफ द डीडीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कितने कैटेगराइज है उसके बारे में जा रही है। देखिए, इसमें टोटल 4 है। पहला है सेल्फ डिस्क्राइब नेचर, स्टोर द डेटा, मेटा डेटा। ठीक है,
वो खुद ब खुद डेटा को डेटा फॉर्मेट में स्टोर करता है। इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा, कोई सॉफ्टवेयर है आपका, उस सॉफ्टवेयर आपके डेटा के साथ वो इंसुलेशन की तरह काम करता है। इंसुलेशन से मतलब कि डेटा जो जरूरत है वही होगा, उसको लीक नहीं करने देगा। जैसे पानी के नलके में कोई नल कसने से पहले एक इंसुलेशन लगाया जाता है ना, व्हाइट कलर का टेप, टेफ्लॉन टेप करते हैं, वो भी इंसुलेशन है। क्यों लगाया जाता है? ताकि पानी अननेसेसरी लीक ना हो। उसी तरह से डेटा, ये जो डेटाबेस सिस्टम है आपका, डेटा और एप्लीकेशन के बीच में इंसुलेशन का काम करता है, ताकि अननेसेसरी डेटा जो है स्टोर ना हो। तो एप्लीकेशन डोंट नीड टू नो हाउ टू डेटा फिजिकल स्टोर। ठीक है, तो कोई भी एप्लीकेशन इस चीज को नहीं जान रहा है कि फिजिकल डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, देखिए इंसुलेशन का तो काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक आता है सपोर्ट फॉर मल्टीपल व्यू। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब एक डेटा, अब आप लोग जब मोबाइल गेम खेलते हैं, एक टाइम में कितने यूजर खेलते होंगे मोबाइल? लाखों करोड़ों की संख्या में, मिलियंस तो खेलते होंगे ना, पबजी वगैरह टाइप का गेम। तो जो गेम आप लोग खेल रहे हैं, वो गेम का डेटा कितने डेटाबेस से आ रहा है, और मिलियंस ऑफ डेटा एक साथ व्यू हो रहा है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें एक्सेस देता है कि हम डेटाबेस को मल्टीपल टाइम व्यू कर सके, मल्टीपल व्यू कर सके, एक साथ एक ही डेटा को हजारों करोड़ों लोग अलग अलग लोकेशंस में कनेक्शन के थ्रू देख सकेगा। तो डेटाबेस का मेन पर्पस यही था। कंपनी पहले क्या था कि एक कमरे में सिमटी थी, फिर एक बिल्डिंग में हुआ, फिर अलग अलग लोकेशंस में हुआ। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया? इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। एग्जाम्पल के लिए आप बैंक ले लीजिए, पहले बैंक के अंदर एक ब्रांच का डेटा होता था। किसी और ब्रांच का अगर चेक लेके आप जाते थे, तो पहले ब्रांच क्या करता था, जिस रिलेटेड ब्रांच का चेक है पहले वहां भेज के पता करता था कि पैसा है या नहीं है। अगर चेक पास हुआ तो उतना पैसा फ्रीज होता था, फिर इंफॉर्मेशन फिर आती थी ब्रांच में, फिर कस्टमर, ये सब करने में 10 दिन का टाइम लगता था एक चीज से क्लियर होने में। लेकिन बैंक के साथ प्रॉब्लम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम क्रिएट किया, जिससे क्या हुआ कि जितने भी ब्रांचेस थे वो आपस में कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद सारे ब्रांचेज हर एक यूजर का डेटा देख सकता था, हर एक अकाउंट होल्डर डेटा देख सकता था, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो जो भी उसको ग्रांट दिया गया है वो एक्टिविटीज कर सकता था। जिस कारण से हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया, आज के डेट में हम यूपीआई तक पहुंचे हैं। ठीक है, आज से तकरीबन 50 साल पहले जो हमारी बैंकिंग सिस्टम थी, उसमें कोई ये नहीं सोच सकता था कि पैसा 1 मिनट या 1 सेकेंड में मुझे मिल सकता है। बैंक से पैसा निकालने के लिए 10 दिन का टाइम चाहिए होता है, अगर नन ब्रांच का है तो। सेम ब्रांच का भी पैसा एक दिन में निकले इसकी गारंटी नहीं थी। अभी पोस्ट ऑफिस में आप चले जाइए, पैसा 5,000 तो दे देगा, उससे ज्यादा कहेगा कलम। डेटा शेयरिंग एंड मल्टीपल यूजर ट्रांजेक्शन, मैंने बताया कि डेटा हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स में, मल्टीपल लोकेशन। ठीक है, सर्वर एक डेडिकेटेड हो जाता है, एक पीसी सर्वर से अलग नहीं होता है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है। वो कंप्यूटर सिर्फ डेटाबेस पे काम करता है, सिर्फ डेटाबेस स्टोर करता है। इसको हम लोग डेटा सेंटर कहते हैं। आपने फोटो में देखा होगा गूगल का डेटा सेंटर, और वो डेटा सेंटर के थ्रू डेटा हम रिट्रीव करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं। हो गया, आगे बढ़े। ये डायग्राम है। ठीक है, डेटा है जो डेटाबेस में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले डेटा सिक्योरिटी, एसीडीआई आईडी सपोर्ट करता है, डेटा इंटीग्रिटी करता है, मॉइस्चर सपोर्ट करता है, क्यूरी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, डेटा कंसिस्टेंसी करता है, नो लॉस डेटा रिड्यूस, नो लॉस डेटा को रिड्यूस करता है, नो लॉस डेटा की जो खतरा है वो रिड्यूस करता है।
छोटा जब फोन हम लोग यूज करते थे, एंड्रॉयड नहीं था, जिसमें ईमेल आईडी डालने की झंझट नहीं था, तो क्या दिक्कत होता था जब फोन चेंज करते थे? कॉन्टैक्ट नंबर लॉस हो जाते थे। सिम में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आते थे, कुछ जो फोन में थे उससे हट जाते थे। जब से एंड्रॉयड आया, उसमें क्या हुआ? हमें मिल गया गूगल कॉन्टैक्ट। गूगल कॉन्टैक्ट से फायदा क्या हुआ कि जैसे हमने मोबाइल चेंज किया, अपनी ईमेल आईडी डाली, मेरे ईमेल आईडी पे दूसरे फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव थे, सारे के सारे इस नंबर में आ गए। हाँ, क्यूरी लैंग्वेज लैंग्वेज एसक्यूएल कहते हैं इसको। क्यूरी लैंग्वेज को एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल भी लिख सकते हो। डायग्राम बना लो। तो यहाँ पे मल्टी यूजर सेलेक्ट होगा, शॉर्ट में लिखा हुआ है मल्टी यूजर सेलेक्ट लिखने इसमें। नो लॉस डेटा रिड्यूसेंसी, रिड्यूस हुआ ना, एमएनसी, रिड्यूस डेंसी, रिड्यूस डेंसी कम करना है इसका मतलब। लॉस डेटा की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कम करना। आगे चल के तुम लोग पावर क्यूरी पढ़ोगे, पावर बीआई पढ़ोगे, या फिर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पढ़ोगे जो कि बीआई टूल्स होते हैं। क्या? कौन सा? ये यहाँ ऊपर जो होता है, नो लॉस डेटा रिड्यूसेंसी, रिड्यूसेंसी, रिड्यूस लिखो और उसमें डेंसी लगा दो। बस यहाँ पे लिख दो बैकअप, डेटा, डेटा बैकअप एंड रिकवरी। इसमें बोलते हैं आगे बैठो। हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ डेटाबेस। ये जो दिख रहा है डायग्राम, ये डायग्राम है फंक्शन ऑफ डेटाबेस। कि डेटाबेस कैसे फंक्शन करता है, डायग्राम की तरह समझो। यहाँ पे यूजर्स है, यूजर्स के मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर या मोबाइल यूजर। आप लोग कंप्यूटर या मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, यूजर हुआ। आप बैठ के ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट डेटाबेस में घुसेंगे, आप घुसेंगे किसमें? एप्लीकेशन में, जैसे गेम हो गया, पावर बीआई हो गया, एसक्यूएल हो गया, ऐसे, या फिर फेसबुक हो गया, ऐसे एप्लीकेशन में आ जाएंगे। एप्लीकेशन जो है क्या करेगा, किसको रिक्वेस्ट भेजेगा? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर डेटा को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब यहां पे देखिए दो तरफ एरो का निशान है, इसका मतलब क्या है कि डेटा इन एंड आउट हो रहा है, ध्यान रखिएगा।
दो तरफ एरो का निशान है, मतलब कि डेटाबेस में डेटा आ भी सकता है, जा भी सकता है। जहां एक तरफ है वो सिर्फ डेटा आता है, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो ये मॉनिटर करता है कि भाई किसको क्या होना चाहिए, किस यूजर को क्या डेटा दिखना चाहिए। जैसे आप लोग गेम खेलते हो तो आप अपना ही स्कोर देख पाते हो ना, किसी और का स्कोर तो नहीं देख पाते, उसका नेम, उसका ईमेल आईडी देख पाते हो, नहीं देख पाते हो। या फिर नेट बैंकिंग या यूपीआई खोलते हो, सिर्फ अपना ही सब कुछ देख पाते हो ना। ये चीजें एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होती है कि किस यूजर को क्या मिलना चाहिए। ठीक है। और दूसरा होता है डेवलपर। डेवलपर क्या, जैसे कि मैंने फेसबुक जैसा एक वेबसाइट बनाया तो मैं एक डेटाबेस तैयार करूंगा और डेटाबेस को अपने फेसबुक पेज से लिंक करूंगा ताकि डेटा आए और जाए। ये डेवलपर का काम होता है। एक डायग्राम कहलाया फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन सिर्फ डायग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में आपको जानना भी पड़ेगा। आगे बढ़े। अब जानिए फंक्शन ऑफ डेटाबेस के बारे में। सबसे पहला डेटा डिफिनेशन। डेटा डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब हुआ कि डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइम एंड कंस्ट्रेंट्स। मतलब कि आप डेटाबेस बनाते समय आप ये डिक्लेयर करोगे कि मेरा डेटा का टाइप, जैसे कि मैंने आईडी का कॉलम बनाया तो मैंने सेट किया कि जो आईडी है क्या होना चाहिए। ठीक है। डेटा टाइप कैसा रहा, जैसे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो, ये है आपका एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो। तो कई सारे सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस मैनेज करते हैं, उसमें से एक सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट से और चलने वाले सॉफ्टवेयर जैसे डॉट नेट हो गया या पाइथन से चलने वाले सॉफ्टवेयर हैं, वो सब एसक्यूएल को प्रेफर करते हैं। लेकिन जो पीएचपी से चलने वाले हैं या जावा से चलने वाले हैं, वो लोग माई एसक्यूएल को प्रेफर करते हैं। ये डेटाबेस हो गया, राइट। अब मान लीजिए कि मुझे एक नया टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करते समय सबसे पहले आया यहाँ पे नेम, कॉलम है जिसको बोलते हैं कंसेंट। मतलब कि आपने हेडिंग डिसाइड किया, जैसे कि मेरे सीरियल हुआ। अब आता है डेटा टाइप। इस सीरियल नंबर वाले कॉलम के अंदर में क्या ऐड, क्या कौन सा डेटा होगा। तो यहाँ पे आप इंटीजर, लॉन्ग जैसे डेटा टाइप डिफाइन करते हो। तो यही कहता है डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट। जैसे कि क्रिएट अ टेबल और उसके कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ देखिए हमने किया। अब यहीं पे मान लीजिए मुझे नेम करना है, तो नेम क्या होता है, करेक्टर होता है कितना डिजिट का, 10 नहीं 50। आप देखते होंगे ना आप लोग कि नेम का एक साइज फिक्स होता है। जब आप लोग किसी, या यहाँ भी सुन लो, मुझे भी थोड़ा सुन लो। तो यहाँ पे आप लोग जब कहीं भी कोई नाम टाइप करते हैं तो एक नाम का लिमिट होता है, बड़ा नाम नहीं लेता है। तो इसलिए क्योंकि वो जो डेटाबेस में उसका जो कॉलम डिसाइड किया गया था, उसमें उसने नंबर कैरेक्टर में उसकी लिमिट डिफाइन की जाती है कि कितना कैरेक्टर का होगा। तो इंट हो गया नंबर, फ्लॉट हो गया डेसिमल, और एन क्या हो जाता है। हालांकि ये सब चीजें आपको नहीं पूछेगा, लेकिन जान लीजिए, काम आए। अब देखिए इसने एक बीवीए नाम का टेबल बना दिया। दूसरा होता है स्टोर, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अभी जो टेबल बनाया उसमें डेटा को मैं स्टोर कर सकता हूं या उसको रिट्रीव कर सकता हूं।
डेटा स्टोर करने के लिए मैं डेटा इंसर्ट करूंगा और रिट्रीव करने के लिए मैं वहां पे क्यूरी लिखूंगा। ठीक है, याद रखा डेटाबेस में डेटा डालने को बोलते हैं इंसर्ट या अपेंड। ठीक है, इंसर्ट या अपेंड करते हैं और डेटा रिट्रीव करने के लिए बोला जाता है सिलेक्ट। सिलेक्ट, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए बोला जाता है मॉडिफाई, और डिलीट डिलीट ही होता है। मॉडिफाई को अपडेट बोलते हैं, सॉरी। तो नया डेटा ऐड करना क्या कहलाता है? इंसर्ट या अपेंड। और चेंज करने का क्या बताता है? तो डेटा चेंज करना है उसको बोलते हैं अपडेट। और डिलीट जो होता है, डिलीट होता है, डिलीट ही होता है। ये सारे को तीनों को बोला जाता है क्यूरी। इसके बाद आते आगे, तीसरा है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। डिलीट है, ये भी डिलीट होगा। तीसरा है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि अगर आपने जो कोई भी डेटाबेस के अंदर कुछ भी डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, वो इंश्योर करता है कि ऑटोमेटिसिटी है, कंसिस्टेंसी है, आइसोलोकेशन आइसोलेशन है, सॉल्यूशन है, आई सोल्यूशन हो जाता है, आईएसओ सोल्यूशन या ड्यूबिलिटी है, तो डेटा ट्रांजेक्शन कहा जाता है। चौथा आता है आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल। मल्टीपल यूजर को एक्सेस अलाउ करता है, मल्टीपल डेटा को अलाउ करता है, एक्सेस अलाउ करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोवाइड द यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। जो पासवर्ड का सिस्टम है वो आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। बैकअप और रिकवरी इंश्योर करता है कि डेटा सेफ है आफ्टर द क्रैश एंड फेल्यूर। जैसे मान लीजिए कि हमारा सर्वर जो है, अभी बारिश आई, बारिश से मेरा सर्वर डूब गया, तो क्या डेटा गया? क्यों नहीं गया? तो नहीं, पूरा पूरा सर्वर ही डूब गया तो स्टोर कहाँ होगा? मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि कोई भी डेटा डेटा सेंटर एक जगह नहीं होता है। अगर एक डेटा सेंटर पटना में होगा, एक डेटा सेंटर कानपुर होगा, तीसरा दिल्ली होगा। पटना का डेटा बैकअप होके जाएगा कानपुर, और फिर कानपुर से बैकअप होके जाएगा दिल्ली, और तीनों डेटा एक दूसरे के साथ अपना बैकअप शेयर करेगा। कोई एक सेंटर अगर डूबा तो बाकी दो सेंटर उसको प्रोवाइड करेगा। इसको सर्कुलर डेटा सिस्टम कहते हैं, समझे? हर एक कंपनी इस तरह के रूल्स को फॉलो करती है। डेटा सेंटर एक लोकेशन पे नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होता है। हर लोकेशन आप एक दूसरे लोकेशन का डेटा एज ए बैकअप स्टोर करता है। कि एक होता है कि हैकर ने हैक किया, डेटा डिलीट किया। दूसरा होता है जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे कि पानी आना, बाढ़ आना, बाढ़ में डूब जाना, शॉर्ट सर्किट होना, आग लगना। तो ऐसे केसेस में डेटा को सिक्योर करने के लिए डेटा सेंटर्स अपना बैकअप
हो गया, हो गया, आगे बढ़े। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है? तो ये आपका एक्सटर्नल है। यूजर क्या होता है? हमेशा एक्सटर्नल होता है। तो ये यूजर एक्सटर्नल है जो कि व्यू वन, व्यू टू, व्यू थ्री दिख रहा है। कंसेप्टुअल स्कीमा है जो कि व्यू प्रोवाइड कर रहा है। फिर इंटरनल स्कीमा है जो कि कंसेप्टुअल स्कीमा को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन आता है फिजिकल डेटाबेस जहां पे डेटा हमारा स्टोर होता है। ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू देने गए, अगर गलती से बोला कि डीबीएस आपको आता है, ये सवाल जरूर मारेगा। एक रिलेशनशिप और एक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दो सवाल तो इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा। एग्जाम में तो पूछेगा सो अलग है, कोई भी इंटरव्यूअर ये जरूर पूछ देगा और उसको पता चल गया कि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, इसलिए इसको जान लीजिए। ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग। ऑल नंबर 59। चलिए आगे जानिए। थ्री देखिए, इसका जो आर्किटेक्चर जो होता है डेटाबेस का, वो तीन लेवल का होता है। पहला लेवल होता है व्यू लेवल, मतलब जहां पे यूजर्स को व्यू दिखेगा, डेटा दिखेगा। यूजर व्यू द डेटाबेस।
दूसरा होता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है? लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस, जैसे टेबल, रिलेशनशिप, ये चीजें होती है। तीसरा होता है इंटरनल लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल क्या होता है कि हाउ डेटा इज फिजिकल स्टोर, फाइल के रूप में, इंडेक्स के रूप में, स्टोर के रूप में। तो तीन लेवल होते हैं। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर जो होता है तीन लेवल का होता है। पहला यूजर लेवल होता है, यूजर का व्यू लेवल जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल। दूसरा होता है हमारा लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल। तीसरा होता है हमारा इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल। अब यह इसलिए बोला कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे जहां पे फिजिकल डेटा लिखा हुआ है, कहीं पे आपका जो है इंटरनल लेवल लिखा हुआ है। इसलिए हमने ब्रैकेट में दे दिया ताकि आपको दोनों पता हो।